Good morning, dear aspirants. So today our quote is, happiness is not by chance but by choice. जो जीवन में खुशी होती है वो इंसिडेंटल नहीं होती है, इसके पीछे अपना माइंड सेट और अपनी स्ट्रेटजी काम करती है। अपन ने देखा कि जीवन में ऐसे कई दौर आते हैं जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव होते हैं, पर जो महान पर्सनालिटी, जो महान व्यक्तित्व होते हैं, उन पे इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, जो उनके जीवन में संघर्ष रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। तो जो बाद में उनके जीवन में खुशियाँ आईं सक्सेस होने के बाद, सफल होने के बाद, तो वो इंसिडेंटल नहीं था, वो चॉइस था। तो किसी भी समय पे परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं पर्टिकुलर स्थितियों में, बट समय के बाद परिस्थितियाँ बदलती हैं और हम किसी भी चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से, किस एटीट्यूड से देखते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमको कितनी खुशी मिलेगी। ऐसे भी उदाहरण हैं कि लोगों के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है तथा वो सामान्य वेल्थ से भी भरे हुए हैं, बट उनके जीवन में स्ट्रेस काफ़ी है। तो जो ये हैप्पीनेस है, जो सुख है, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना संतुलित करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्ड मीनिंग्स जो कि द हिंदू से ली गई हैं। जो फर्स्ट मीनिंग है वो है ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब होता है मार्क्ड चेंज। ट्रांसफॉर्म हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड द ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नीति आयोग का भी नाम इसी से मिलता जुलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट मीनिंग इज प्रिटेंड, टू शो दैट नॉट रियली। किसी चीज़ को इस तरीके से दिखाना जो कि वास्तविक नहीं है। जनरली इसका यूज ऐसे किया जाता है कि प्रिटेंडिंग बिहेवियर जनरली नॉट एबल टू जनरेट ट्रस्ट एंड फेथ अमंग द पीपल। नेक्स्ट मीनिंग इज सॉलिडेरिटी, एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग। सो सॉलिडेरिटी for our farmers across the country is very appreciable. Next meaning is respite, relief from something. So there is a respite from climate related aspects due to some measures taken by the government temporary. Next meaning is denounce, publicly declare to be wrong. So British activities were denounced by our Indian leaders. So we completed these word meanings. अब आइए देखते हैं आज के सभी जो जनरल टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स लिए गए हैं उनका ओवरव्यू। तो जो टॉपिक्स आज के मेन टॉपिक्स जो लिए गए हैं वो ये हैं। जो पहला टॉपिक लिया गया है वो ये है एडिटोरियल से, एन MSP स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। मेनली ये पेपर 3rd में रिलेटेड है, MSP अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे कि पहले लगातार 3-4 दिनों से
फार्मर्स के ऊपर जो है एडिटोरियल में ऑडिटर जो है लिख रहे हैं। तो क्या बजटरी एलोकेशन था, क्या मीजर्स लिए जाने चाहिए, क्या प्रोडक्टिविटी है, तो उसी के क्रम में एक जो एमएसपी स्कीम को आज लाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज आरबीआई हैज फॉरसेकन इट्स मैंडेट ऑफ इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी टू गिव एन इम्पेटस टू इकोनॉमी। इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो है चेंज नहीं की गई है, तो वो उसके पीछे रीजंस और आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडो पैसिफिक रीजन विल शेप द सेंचुरी। एक्चुअली जो यूएस सेक्रेटरी हैं जो अभी क्वाड मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो उन्होंने ये कहा है, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है जियोपॉलिटिकली लोकेटेड, उसमें से ये जो है इस सेंचुरी के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रसिया लॉन्चेस बेलारस मिलिट्री ड्रिल। ये भी एक जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है। इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो रसिया है वो कैसे मिलिट्री एक्सरसाइज जो है यूक्रेन की ओर बढ़ा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल जॉब लॉज दैट रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। इसमें मेनली ये बताया गया है कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब रिजर्वेशन के लिए जो 75% का क्राइटेरिया वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट डोमिसाइल रिलेटेड, ये पर्टिकुलर उसी स्टेट के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एराइज करता है। तो आइए समझते हैं पहला टॉपिक। जो पहला टॉपिक है वो किसानों के मुद्दा से रिलेटेड है। मेनली इसमें यह बताया गया है कि जो प्रॉपर एमएसपी का जो एलोकेशन है या एमएसपी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने से कैसे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। तो आइए इसके सभी एस्पेक्ट्स को समझते हैं। एक्चुअली जो ये हेडिंग है वो ये है कि एन एमएसपी स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें मेनली ये जो ऑडिटर है उन्होंने ये बताया है कि जो एमएसपी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। तो आइए इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड ऑफ एमएसपी, बैकग्राउंड ऑफ एमएसपी। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या होती हैं, जो थोड़े समय के लिए मीजर्स लिए जाते हैं और जो इनका इफेक्ट होता है वो इंस्टेंटली होता है, कुछ ही समय पे इनका प्रभाव दिखाई देता है, बट इनका जो आउटकम होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स लोन वेवर, अब जो किसानों को लोन दिया गया है उसको ख़त्म करना या उसको माफ़ करना, ये होता है शॉर्ट टर्म। इससे स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आने वाले या इससे किसानों की जो इनकम है वो लॉन्ग लास्टिंग तरीके से नहीं बढ़ने वाली है। इसमें क्या है, टेम्पररी रिलीफ दिया जाएगा। अब जो इसी में एक और है जो टेम्पररी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मार्केट फ्रेंडली इंटरवेंशन, तो जो ये स्कीम्स हैं ये शॉर्ट टर्म पे किसानों के लिए हितकारी हो सकती हैं।
बट लॉन्ग टर्म मीजर्स में क्या होता है, यदि लॉन्ग टर्म मीजर्स में जैसे किसानों की यदि प्रोडक्टिविटी, उनके खेत की यदि उत्पादकता बढ़ाई जाएगी तो उससे मेजर इफेक्ट क्या होगा कि उनकी जो है परमानेंट इनकम जो है बढ़ेगी, वो खुद अपने स्वावलंबी बनेंगे और खुद से अपनी इनकम को सेव करने में सफल होंगे। तो इसमें एक्चुअली जो दिया गया है वो एमएसपी के बारे में बताया गया है कि एमएसपी का कैसे एमएसपी जो है ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे इफेक्टिव रही, या फिर एमएसपी का कंसेप्ट जो है कैसे लाया गया। तो जो अर्लियर समय था मार्केट स्टेबलाइजेशन, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन रिलेटेड टू फूड ग्रेन, इसके लिए क्या लाया गया कि यदि मार्केट में जो है फूड के या अनाजों के भाव को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया कि कोई भी एक किसी पर्टिकुलर परिस्थितियों में कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को एक निश्चित मात्रा के ऊपर उसको स्टोर नहीं कर सकता। ये जो था ये पहला मीजर्स था। तो इसको जो लाया गया वो था एज अ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एज अ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब इसके बाद जो है 1960 में एमएसपी का जो है कंसेप्ट लाया गया। एमएसपी एक्चुअली एमएसपी क्या है, आइए इसको समझते हैं डिटेल में। एमएसपी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बुवाई के पहले एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसी भी सोविंग सीजन के पहले, खरीफ या रबी के पहले गवर्नमेंट के द्वारा एक फिक्स्ड प्राइस जो है अनाउंस किया जाता है। वो प्रेजेंटली 23 क्रॉप्स में अनाउंस किया जाता है। और शुगर कैन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है अनाउंस किया जाता है। ये शुगर कैन का जो है अलग से मेथडोलॉजी अपनाई जाती है और इसका जो है प्राइस निर्धारण किया जाता है। एमएसपी में मेनली 23 क्रॉप्स ली जाती हैं और इनका जो है प्राइस जो है कि गवर्नमेंट किस रेट पर खरीदारी करेगी वो अनाउंस किया जाता है सोविंग सीजन के पहले, जब बुवाई होती है उसके जस्ट पहले। तो इसमें पहले जो इंटरवेंशंस थे वो मेनली क्या थे कि जो एमएसपी ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू, एमएसपी ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान जो एमएसपी थी वो ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन राइस और व्हीट को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। इससे क्या थे, जो कोवर्स सीरियल्स थे उनकी जो है उत्पादकता में गिरावट आई, उनके उत्पादन में गिरावट आई, इससे इम्बैलेंस हुआ। जो रेन फेड एरिया थे उसमें उस क्षेत्र में जो किसानों को जो पर्याप्त इनकम थी उनकी इनकम में गिरावट आई, और जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का काफ़ी फ़ायदा उठाया उन्हों को इस चीज़ का जो है काफ़ी फ़ायदा मिला एमएसपी। तो आइए समझते हैं कि एमएसपी से रिलेटेड और कौन से एस्पेक्ट्स हैं। अब जो एमएसपी अनाउंस की जाती है इससे रिलेटेड है जो कि एमएसपी जो सरकार खरीदारी करती है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट किया जाता है। उसका जो है प्रोक्योरमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद स्टोरेज प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन टू
पीडीएस। अब इसमें रिलेटेड जो मेन कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट ड्यूरिंग बफर, कॉस्ट ड्यूरिंग बफर क्रिएशन। अब इन दोनों को मिला के कहते हैं बफर क्रिएशन, बफर क्रिएशन, बफर क्रिएशन। तो इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोक्योरमेंट किया जाता है खरीदारी के बाद, और उसमें स्टोरेज प्राइस लगता है। स्टोरेज के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है। और जो है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो जनरल राशन की दुकान है उनमें जो है इश्यू प्राइस पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एट पीडीएस शॉप्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट इशू प्राइस पीपल्स को जो है अनाज दिया जाता है। किस प्राइस पे, इश्यू प्राइस पे। तो इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो ऑडिटर है उन्होंने बताया है कि जो ये कॉस्ट इन्वॉल्व है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कराने चाहिए किसानों को। तो इससे क्या होगा कि जो किसानों को लोन रिलेटेड, जो किसानों के जो लोन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उससे क्या है एमएसपी सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट, एमएसपी सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो जो एमएसपी जो ये सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट जो है किसानों को दिए जाएंगे, जो सर्टिफिकेट किसानों को दिए जाएंगे इसको बैंक से लिंक किया जाएगा, लिंक विद बैंक। तो ये लिंक, इसको बैंक से लिंक किया जाएगा जिससे किसानों को फॉर्मल लोन लेने में हेल्प मिलेगी और वो अपना जो है इनपुट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्रॉपरली जो है अफोर्ड कर सकेंगे। तो ये था कि एमएसपी जो है किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है। ये जो था ये सीरीज, ये कंटिन्यूस प्रीवियस जो ऑडिटर जो है फार्मर्स सेक्टर से रिलेटेड आए हुए हैं उसमें से एक ये नेक्स्ट सीरीज था। तो पहले अपन ने क्या क्या डिस्कशन किए थे, पहले जो मेजर आए हुए थे ये था कि बजटरी एलोकेशन जो है सफिशिएंट नहीं है। उस पर अपन ने चर्चा की थी कि कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा इंक्रीजिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, और अपन ने एक इंडेक्स की भी बात की थी, वो थी एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। वो जो रेशियो था वो इस बात का था कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है ओवरऑल ऑफ जीडीपी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है एमएसपी, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन सेक्टर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रूरल इंक्रीजिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरबीआई हैज forsaken its mandate of ensuring price stability to give an impetus to economy। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो बैंक रेट्स हैं वो क्या रहेंगी,
अनचेंज। तो यहाँ पर समझते हैं कि जो बैंक रेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक रेट्स। एक होती है रेपो रेट। रेपो रेट ये क्या होता है, जो बैंक्स हैं, जो आरबीआई से, वो बैंक जो कि आरबीआई से जिस रेट पर लोन लेते हैं या जिस रेट पर लोन लेते हैं फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। मतलब आरबीआई जिस रेट पर बैंक्स को लोन देता है वो रेपो रेट कहलाता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। आइए समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, जब मार्केट में पैसे का जो है सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल, एज अ कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई जो है बैंक्स से, आरबीआई जो है बैंक से लोन लेता है, लोन लेता है। तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें एक टर्म और आया था इस आर्टिकल में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आइए समझते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्चुअली जो ये इंडेक्स है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी की जाती है। इस इंडेक्स में मेनली कमोडिटीज और गुड्स ऑफ डेली यूज, एज वेल एज सर्विसेज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इनमें क्या, इनकी डिमांड में और इन पे क्या महंगाई हुई है, इसके बेसिस पे इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इट शोज मेनली इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? एक्चुअली व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन जो होता है किसी भी कमोडिटी में ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना उसमें उसके प्राइस राइज हुआ है, उसके जो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इससे क्या है, इस इंडेक्स का यूज मेनली, जो इंडेक्स होता है इसका यूज प्रोग्राम और पॉलिसी बनाने में, एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में इसका, इस प्राइस का जो इस इंडेक्स का है, यूज किया जाता है। तो ये था इस टॉपिक से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इंडो पैसिफिक रीजन विल शेप द सेंचुरी। अब जो ये एक्चुअली ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? फ्रॉम द जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें जो मेजर कंट्रीज लोकेटेड हैं वो है यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों को मिलाकर के इनको क्वेड भी कहा जाता है। क्वेड
क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली जो है ये स्टेटमेंट यूएस सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो आने वाली सेंचुरी में कैसे मेजर रोल प्ले करेगा। तो इसमें जो ये क्वाड बनाया गया है इसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। तो जो क्वाड्रिलेटरल है, जो ये मेजर कंट्रीज हैं, ये अराउंड 2/3 ऑफ टोटल वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ शेयर करते हैं एंड अराउंड 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी रीजन में आती है। तो आइए समझते हैं इसका ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये एक सरकमफेरेंस बनाता है जो कि लगभग सभी कंट्री को इधर मिडिल ईस्ट, यूरोप और उधर यूएसए, साउथ अमेरिका सभी को कनेक्ट करता है। अब इसमें बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं जिसके थ्रू ट्रेड एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में हेल्प मिलता है। अब यहाँ पर जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एज वेल एज फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्पस। अब जो ये इंडो पैसिफिक रीजन का जो कंसेप्ट है मेनली जो है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है। जो क्वाड है वो चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। अब चाइना की जो एक्सपांसन पॉलिसी है वो जो है काफ़ी साउथ एशिया में ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसको काउंटर करने के लिए इन 4 कंट्री ने क्वाड का निर्माण किया है। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रसिया लॉन्चेस बेलारस मिलिट्री ड्रिल। अब जो कि रसिया जो है उसने बेलारस के थ्रू उसने मिलिट्री ड्रिल जो है ब्लैक सी में शुरू किया है। एंड सी ऑफ एजो में भी सेम मिलिट्री ड्रिल की तैयारी की जा रही है। तो इस सी ऑफ एजो है ये यूक्रेन से लगता हुआ है। तो एक्चुअली जो रसिया की जो एग्रेशन पॉलिसी है वो अभी प्रेजेंट में यूक्रेन को थ्रेट क्रिएट कर रही है। तो जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें एक टर्म आया था बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब आइए जानते हैं कि बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो किस किस को कनेक्ट करती है। जो बॉस्फोरस स्ट्रेट्स है, बॉस्फोरस स्ट्रेट वो मेनली ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजो को कनेक्ट करता है। तो ये था टॉपिक रिलेटेड टू रसिया। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल जॉब लॉज दैट रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। अब इस टॉपिक को समझना है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट कंपनीज में जो लोकल जॉब को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो
एक्ट लाया गया है उसको कैसे चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तथा इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो जो लोकल जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी है, लोकल जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी, जो लोकल जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कैसे रिलेटेड है। अब चूंकि अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ये फंडामेंटल राइट्स है। सो पीपल आर फ्री टू प्रोफेस देयर प्रोफेशन थ्रू आउट द कंट्री बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? जो पहला रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि ये प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशन रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। सेकेंड क्या हो सकता है? यदि कोई भी सेक्टर गवर्नमेंट के लिए, कोई सेक्टर यदि गवर्नमेंट के मोनोपोली में है, यदि किसी सेक्टर को गवर्नमेंट की मोनोपोली के थ्रू रिजर्व किया गया है तो उस सेक्टर में कोई भी अपना जो है प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो ये थे सम रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट क्या बात कही गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स 1G है वो किसको चैलेंज करता है? जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है, रिजर्वेशन पॉलिसी इससे रिलेटेड है। अब आइए देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इससे रिलेटेड क्या है। तो अंडर आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर वुड बी इक्वालिटी। नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये जो रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं इनको कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो आइए देखते हैं फर्दर क्या इस पर डेवलपमेंट्स आते हैं और हम इस पर फ्यूचर में इस पर जो डेवलपमेंट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बात यह है कि यदि रिजर्वेशन पॉलिसी लाई जाती है प्राइवेट सेक्टर में तो इससे क्या क्या चैलेंजेस हैं। इससे एक्चुअली जो कंपनीज हैं उसमें टेक्निकल इश्यूज सपोज यदि कोई मेरिटोक्रेटिक इंडिविजुअल है जो इफिशिएंट है टेक्निकल एस्पेक्ट्स में तो उसको जो है आउट ऑफ द कंपनी किया जा सकता है। और जो माइग्रेशन के थ्रू पीपल उस स्टेट में रहते हैं वो अपनी जॉब लॉस कर सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। तो जो ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये कॉन्स्ट्रेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज डेवलपमेंटल जो है इस एक्ट को चैलेंजेस प्रोवाइड कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जो मेन टॉपिक्स हैं वो द हिंदू के कंक्लूड किए, अब आइए डिस्कशन करते हैं जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे। तो सबसे पहले करते हैं जो हमने प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स न्यूट्रिएंट्स इंटर द जियोकेमिकल साइकिल थ्रू रॉक वेदरिंग। तो जो रॉक की जो वेदरिंग होती है उसके थ्रू जो प्रोसेस होती है उसमें से कौन सा एलिमेंट्स है जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल में इंटर करता है। तो उसका जो आंसर था वो था
सी नंबर, उसमें था फास्फोरस साइकिल। तो जो फर्स्ट का आंसर था वो था सी, फास्फोरस साइकिल। एक्चुअली जो फास्फेट रॉक्स हैं, फास्फेट रॉक्स इनकी जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग मीन्स डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू डिफरेंट बायोलॉजिकल, टेम्परेचर और केमिकल फैक्टर्स इन इट्स बोन प्लेस। तो जो किसी भी रॉक्स का जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसके थ्रू जो फास्फोरस एलिमेंट्स जो है इसके जियोकेमिकल साइकिल में, बायोजियोकेमिकल साइकिल में इंटर करता है। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो है इंटर करता है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज लीस्ट वाटर एफिशिएंट, कि जो क्रॉप्स है इनमें से कौन सी जो है लीस्ट वाटर एफिशिएंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी, तो इसमें जो इनपुट दिया जाता है उसके बदले में जो आउटपुट मिलता है उसके रेशियो को जो है एफिशिएंसी कहा जाता है। जैसा कि ऑप्शंस थे शुगर कैन, तो शुगर कैन उसका राइट आंसर है ए नंबर शुगर कैन। जैसा कि जो शुगर कैन है वो बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है शुगर कैन की खेती के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल एरिया में एज वेल एज जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल है या इरिगेशन की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पर जो है शुगर कैन की खेती की जाती है। तो इन कंपैरिजन टू इनपुट जो इसका आउटपुट होता है वो उतना वाटर एफिशिएंट नहीं होता है। तो जो ये है लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप मानी जाती है। अब इसमें जो अदर ऑप्शन थे मिलेट और रेड ग्राम, उसमें जो है वाटर की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। कम वाटर लेते हुए भी उनका जो आउटपुट होता है वो काफ़ी हाई होता है। अब आइए समझते हैं जो मेंस के क्वेश्चन थे। तो जो मेंस का पहला क्वेश्चन था वो ये था कि चोला टेम्पल आर्किटेक्चर शोड द हाई वाटर मार्क इन द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जो चोला टेम्पल आर्किटेक्चर है, चोला टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसको मेनली 3 बेसिस पे आंसर को लिखा जा सकता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये हो सकता है कि जो पल्लवाज के द्वारा केव टेम्पल आर्किटेक्चर को शुरू किया गया, जो पल्लवाज के द्वारा केव टेम्पल आर्किटेक्चर को जो शुरू किया गया उसको फर्दर एक्सपांसन और फर्दर एलेबोरेट करने का जो काम किया वो चोल के द्वारा किया गया। चूँकि चोल साम्राज्य काफ़ी वेल्दी साम्राज्य माना जाता है, तो जो उन्होंने अपना दे यूज्ड देयर वेल्थ फॉर कल्चरल डेवलपमेंट्स स्पेशली फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर, अब इसका जो मेन पार्ट है बॉडी, उस पर क्या लिखना है। मेन पार्ट
या फिर बॉडी। इस पे डिफरेंट पॉइंट फॉर्मेट पे जो है मैनी पॉइंट्स इस पर लिखे जा सकते हैं। मेनली इसमें जो पूछा गया है वो कीवर्ड है कि द्रविड़ियन आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले ये बताना है कि द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में नागर स्टाइल जो आर्किटेक्चर थी नॉर्थ की उससे कैसे डिफरेंट था। तो सबसे पहले इन्होंने इलेबोरेट वॉल बाउंड्री की जो है शुरुआत की, बिगिनिंग। और जो मेन एंट्रांस था, मेन गेटवे जिसको गोपुरम के नाम से जाना जाता है, गोपुरम जिसको गोपुरम के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इसकी बिगिनिंग की। अब इसके बाद इन्होंने क्या, इन प्लेस ऑफ ब्रिक्स यूज ऑफ स्टोन। तो जो कि अर्लियर पहले ईंटों का यूज किया जाता था, अब उसके स्थान पे जो है पत्थरों से मंदिरों का निर्माण होने लगा। अदर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इसमें? अदर पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्कल्पचर, ब्यूटीफाइड। अदर पॉइंट्स जो हो सकते हैं वो ये है कि ब्यूटीफाइड स्कल्पचर्स, तो हाई मार्क्ड स्कल्पचर्स का जो है यूज किया गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है पिरामिडिकल शिखर। तो यहाँ पर जो है पिरामिडिकल शिखर का जो है इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट स्क्वायर और सर्कुलर बेस, जो बेस है वो काफ़ी सर्कुलर या स्क्वायर फॉर्म में जो है कंस्ट्रक्टेड किया गया। नेक्स्ट पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये पंचायतन स्टाइल क्या होता था? जो पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता था उसमें जो है वन मैन श्राइन और इसके जो चारों तरफ है वो सब्सिडियरी श्राइन के लिए स्मॉल टेम्पल आर्किटेक्चर किए जाते थे। तो जो मेन श्राइन होता था उसके चारों दिशाओं में सब्सिडियरी श्राइन। तो इस प्रकार से इसका जो एग्जाम्पल दे सकते हैं बृहदेश्वर टेम्पल जो है, बृहदेश्वर टेम्पल इज मेन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स लिखे जा सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर हमारे हेरिटेज के बारे में बात की गई है तो इसको ये ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट वी इनहेरिटेड एज अ हेरिटेज फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स आर वेरी यूजफुल
for our cultural development as well as for society. They created the sense at the global level and created the image at the world for the Indian culture and prosperity. तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है. These aspects as mentioned in directive principles and duty, it is our duty to further preserve and protect these our heritage. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब इसको जो ये बॉडी पार्ट्स है इसका, या मेन पार्ट्स है, इसको डिफरेंट तरीके से और भी पॉइंट्स ऐड करके इसको एक्सपांसन किया जा सकता है. इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो कॉमन हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि राइट द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स फॉर शुगर कैन एंड शुगर कैन प्राइजिंग. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स फॉर शुगर कैन. तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कल की, एक्चुअली वेस्टर्न यूपी में जो है, वेस्टर्न यूपी में शुगर कैन फार्मर्स कंसंट्रेटेड हैं. तो ये जो वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन से रिलेटेड था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था. मेन ये था कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है. तो शुगर कैन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. मेनली ये ट्रॉपिकल रीजन में, मेनली जो है ट्रॉपिकल रीजन में इसकी खेती की जाती है. अब जो रेनफॉल है वो कितनी होनी चाहिए? जो रेनफॉल है वो अराउंड 100 सेंटीमीटर. जो इसका सॉइल है वो क्या होना चाहिए? जो सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल मेनली डिपोजिटेड बाय द रिवर डिपोजिशन. तो जो एल्यूवियल सॉइल है होनी चाहिए. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, जो सेकेंड पार्ट था, वो ये था कि शुगर कैन की प्राइजिंग कैसे की जाती है. तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि शुगर कैन प्राइजिंग जो शुगर कैन प्राइजिंग है वो किसके द्वारा की जाती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजिंग. तो जो इसके द्वारा मेनली प्राइजिंग का जो है, प्राइजिंग कैलकुलेट की जाती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमेटी. तो जो इसके द्वारा प्राइजिंग की जाती है वो अनाउंस किसके द्वारा किया जाता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर किसके द्वारा चेयर्ड की जाती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये थी प्राइजिंग. एक्चुअली जो मेथडोलॉजी है उस पर काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट किया जाता है. तो जब ज्योग्राफी का लेक्चर इस पर तैयार किया जाएगा तो उस पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये थे कल के क्वेश्चन. स्टूडेंट, जो हमने कल क्वेश्चन पोस्ट किए थे उस पर अभी डिस्कशन किया और उनके कंसेप्ट को समझा. जैसा कि हम प्रतिदिन प्रीवियस ईयर के मेंस और प्रीलिमिनरी के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, साथ ही साथ जो मेंस का एक क्वेश्चन होता है जो वीडियो में डिस्कशन कराया जाता है और फिर उस पर बेस्ड होता है. तो आइए देखते हैं कि कल के लिए क्या क्वेश्चन है. तो जो प्रीलिमिनरी
पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कौन सा आर्टिकल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हम अपनी मनपसंद शादी कर सकते हैं, जो व्यक्ति चाहे वो अपनी मनपसंद शादी कर सकता है, यह इच्छा किस आर्टिकल या अनुच्छेद के अंतर्गत जस्टिफाई है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, तो वो उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे जब 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। तो आपको इनके जवाब देना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। यदि हो सके तो आप एक्सप्लेनेशन भी इनका प्रोवाइड कराइए। अब जो मेंस के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन लिए गए हैं, वो पहला क्वेश्चन ये है जो कि प्रीवियस ईयर का है कि डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स व्हिच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कि जो अर्बनाइजेशन का जो स्पीड से जो डेवलपमेंट हुआ है, नगरीकरण जिसको कहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या कैसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं ओरिजिनेट हुई है, आपको उसके बारे में आंसर देना है। जब आप अपना आंसर लिखें तो उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन 3 पार्ट में लिखें। आप लिखिए और जब मैं डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन कराता हूं तो आप मैच कीजिए। जो आज के डिस्कशन पर बेस्ड क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन इश्यूज रिलेटेड टू एमएसपी, एमएसपी से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं, तथा हाउ एमएसपी कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को बदलने के लिए एमएसपी क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच।